जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि बिहार पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आने जा रही है 2025 में, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की होगी, बिहार पुलिस दरोगा की होगी और बिहार पुलिस चालक की होगी। जो कि बिहार पुलिस दरोगा का गाड़ी चलाता है, वो चालक की भी भर्ती आने जा रही। तो दोस्तों क्यों ना आप लोग अभी से ही तैयारी में जुड़ जाएं, है कि ना, क्योंकि इस बार 2025 में वर्दी लेकर ही रहना है। अगर किसी कारण से 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो 2025 में जमकर मेहनत करिए, क्योंकि इस बार छूटना नहीं चाहिए, है ना। वर्दी अपने सीने पे चमका के रखिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे एसके झा सर की फिजिक्स की 100 क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लासेस की पीडीएफ है। दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर जरूर देखें। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पूरा 100 क्वेश्चन। ओके ना। ये देखिए दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने कवर कर लिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। अब आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। और दोस्तों मैं आपको वीडियो के बीच में क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, जिससे आपका होमवर्क रहेगा उसको बताना अति आवश्यक रहेगा। दोस्तों इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है कि ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ना कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है। तो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है जो आपसे पूछ रहा है, तो एक का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक का एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर बराबर। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपका बोल रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, जो आपसे पूछ रहे हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर नहीं बता पाएगा तो क्या ही बता पाएगा, है कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है जो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दूरी की इकाई है। किसका दोस्तों, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ओके ना, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चौथा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। क्या, ये मात्रक दिया है 4 गो, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो 4 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, डो डॉप्सन उष्मा की इकाई नहीं होती, ये गलत सुमेलित है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 4 का आपका आंसर सही है डी दोस्तों। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा 5वां नंबर की संवेग की इकाई क्या है। क्या पूछ रहा है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई है दोस्तों केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना, केजी मीटर सेकेंड पर -1 हो जाएगा संवेग की इकाई। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप दिया है क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर आर तथा a बराबर बी बराबर आर हो तो a एवं b के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका बीच का कोण क्या होगा दोस्तों, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सी आंसर सही हो जाएगा 2 पाई/3। आप इसे घर में सॉल्व कर सकते हैं। ओके ना, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करके आप आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, 1 के बराबर अथवा 1 के कम होता है। क्या, 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी दोस्तों, 1 के बराबर अथवा 1 के कम होता है किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर, बोल रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो प्रवणता से क्या प्राप्त होता है जो पूछ रहा है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, त्वरण प्राप्त होता है। क्या, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है तो त्वरण प्राप्त होता है। ओके ना। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि मुक्तावस्था में
गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके ना दोस्तों, मेरा फिर से आके आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो मतलब पूछ रहा है कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। क्या दोस्तों? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। यह डैश जगह पे स्थिति डाला जाएगा। ओके ना। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? जो आपसे पूछ रहा है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? डी अनंत होगा इसकी अनुपात। विस्थापन का अनुपात क्या होगा जो पूछ रहा है? तो विस्थापन का अनुपात अनंत हो जाएगा। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर बोल रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित जो क्या था जो पूछ रहा आपसे? तो सबसे प्रथम गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। तो गैलीलियो ने किया था। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर बोल रहा है कि चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो किस प्रकार के हैं दोस्तों? तो तृतीय प्रकार का उदाहरण है चिमटा यानी फायर टोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोल रहा 15 नंबर की किसी पिंड का जड़त्व होता है। तो किसी पिंड का जड़त्व दोस्तों उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। क्या दोस्तों? किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर बोल रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है जी की खोज का जो पूछ रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा 16 का 1 दोस्तों हेनरी केवेंडिश के द्वारा की गई है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी के मूल्य की खोज तो हेनरी केवेंडिश के द्वारा की गई है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लवन बल के अस्तित्व की व्याख्या की जो पूछ रहा है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए आर्किमिडीज ने भौतिक विदों ने उत्प्लवन बल की अस्तित्व की व्याख्या की है। तो आर्किमिडीज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोल रहा है 18 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो पूछ रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम है जिसमें जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस आता है? तो न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा गति नियम यहाँ पे व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का तीसरा नियम। ओके ना। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोल रहा है कि कारों के ब्रेडिंग बैंड पैड में गुण का उपयोग किया जाता है। तो जो पूछ रहा है किसका उपयोग किया जाता है जो आपसे पूछा? तो 19 का डी दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके ना। बोल रहा है कारों के वेंडिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर बोल रहा है दोस्तों बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो किसके आधार पर किया जा सकता है दोस्तों? तो न्यूटन के गति का पहला नियम के किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यासित किया जाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम के विख्यात पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बोल रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो क्या हो जाएगा? तो नाव तट से दूर चली जाएगी। क्या? नाव तट से दूर चली जाएगी।
देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए दोस्तों, फिजिक्स से जो कि समझने का है, ओके ना। बोल रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा दोस्तों, नाव तट से दूर चली जाएगी, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 का दोस्तों, बल, क्या दोस्तों, बल प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है, यानी पूछ रहा कि प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता, तो कौन नहीं होता दोस्तों, तो ये बल है जो कि प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, बोला यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है, तो यांत्रिक उनका किनका योग होती जो पूछ रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, किसका दोस्तों, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जो पूछ रहा है, तो 24 का सही आंसर है दोस्तों सी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, क्या, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर, बोल रहा है आपका क्या, कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो किसको दोस्तों ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इसका आंसर आपको बताना है। और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। आपका 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या, कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा होता है, क्या दोस्तों, निम्न में से क्या होता है, उसमें ऊर्जा होता है, ओके ना। सॉरी दोस्तों, ये गलत मैं बोल दिया हूँ, इसमें स्थिज ऊर्जा होता है, क्या, स्थिज ऊर्जा होता है। देखिए 1 मिनट, मैं इसका ब्रश का कलर चेंज कर रहा हूँ। बोल रहा है ना, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ओके ना। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है, तो स्थिज ऊर्जा होता है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा होता है, ओके ना। 26 का बी सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा 27 नंबर की एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, कितना, 746 वाट। आप सुने होंगे दोस्तों कि 5 हॉर्स का मशीन है, 2 हॉर्स का मोटर है, 3 हॉर्स का मोटर है ना, तो एक हॉर्स बराबर होता है 746 वाट। अगर 2 हॉर्स का मोटर है तो कितना वाट होगा दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा है, जो कि किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है, ओके ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोला शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, कार्य बटा समय, शक्ति का ऊर्जा है कार्य बटा समय, ओके ना। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। 30 का क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप 12 की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आपके लिए होमवर्क है, ओके ना। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, तो क्यों करता है दोस्तों, जो आपसे पूछ रहा है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, क्या, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल अनुभव करता है, इसलिए बाहों को पीछे की ओर वो करता है, ओके ना। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं
प्रत्यास्थ स्थिज ऊर्जा, या आपसे पूछ रहा है कि शून्य रहता है या अपरिवर्तित रहता है या बढ़ती है या घटती है, क्या रहता है जो आपसे पूछ रहा है। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, बढ़ती है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ती है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बोला कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यक्ष स्थित ऊर्जा बढ़ती है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोला 33 नंबर की गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान क्या होगा। तो राशि जी का मान दोस्तों हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है जी का मान। क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि यानी जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, बोल रहा है कि किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डूबने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 2 न्यूटन हो जाएगा। कितना, 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर कमेंट करके बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है। आपसे जी का मान पूछा है दोस्तों, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर डी हो जाएगा, 6.6734 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा बड़ी जी का मान। ओके ना। इसमें बड़ी जी और छोटी जी दोनों होता है दोस्तों, तो ये बड़ी जी का मान होगा, हुआ है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर, बोला यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच बल दोस्तों, बल 9 गुना हो जाएगा। कितना, बल 9 गुना हो जाएगा। 37 का सी आंसर सही है। ओके ना, बल 9 गुना हो जाएगा। 38 नंबर बोल रहा है कि चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है। तो चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती दोस्तों, तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देती है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग दोस्तों लगभग कितना है। तो कितना है, 11.2 किलोमीटर है दोस्तों। आपका बी आंसर सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 नंबर, बोला कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण होती है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ओके ना। 40 का सही आंसर होगा दोस्तों ए। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। यानी पूछ रहा वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़ा खिंचाता है, वो मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपसे पूछ रहा। तो 41 का सही आंसर होगा दोस्तों एक, अपकेंद्र सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि, क्यों झुकी रहती है दोस्तों। तो क्योंकि झुकी रहती है कि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए झुकी रहती है, यानी 42 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है दोस्तों। तो केंद्रीय भूमि क्या केंद्रीय भूमि मुख्य बल का उदाहरण है लट्टू को घुमाना, यानी 43 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, बोला कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है दोस्तों उत्प्लवन बल कहलाता है। कौन सा बल, उत्प्लवन बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य करते हैं। तो किस पे करते हैं, उत्प्रेक्ष बल और भार कार्य किस पे करते हैं दोस्तों। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, बोला बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा रहता है, ये कम रहता है या
बराबर रहता है या शून्य रहता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 46 का आंसर क्या होगा? आखिर बर्फ पानी पर तैरती है क्यों? ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 47 नंबर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व के बराबर होता है सापेक्ष घनत्व। ओके ना। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व के बराबर होता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, तो इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। 48 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दाब की बीमा सूत्र क्या है? तो दाब की बीमा सूत्र क्या है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2 हो जाएगा दाब की बीमा का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, बोल रहा है कि इनमें से क्या आर्किड और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो 50 का सही आंसर होगा दोस्तों डी ओडोमीटर है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51 नंबर, बोल रहा है ना कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो 51 का सही आंसर होगा दोस्तों डी दाब के द्वारा होता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव विद्युत का उत्पादन उत्पादन दाब के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। तो सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर, बोल रहा है कि कितना तापमान होने पर पठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो 53 का सही आंसर होगा दोस्तों ए -40 डिग्री होगा, तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे -40 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो 54 का ये आंसर सही हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हो जाएगा पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक कितना होता है? तो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 56 नंबर, बोल रहा है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर, बोला कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए ऊनी कपड़े जाड़े में गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर, बोल रहा है कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? तो परम शून्य पर है, जो कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु है जहां सभी आणविक गति बंद होती है, तो परम शून्य पे। नेक्स्ट हो जाएगा 59 नंबर, बोला कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशेषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी दोस्तों केवल निम्न तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संघनन क्या है? तो संघनन क्या है, इसका आंसर कमेंट करके बताना कि संघनन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61 नंबर, बोल रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों 61 का? तो 61 का सही कथन हो जाएगा आपका डी ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके ना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, बोला कि 273 केल्विन का मान क्या होगा? तो 273 केल्विन का मान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 273 केल्विन का मान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हो जाएगा, एक मिनट, नेक्स्ट हो जाएगा कि मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है सेल्सियस स्केल पर, यह कितना होगा? तो कितना होगा? 63 का सही आंसर होगा दोस्तों सी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके ना।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 64 नंबर, बोल रहा है कि ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो 64 का सही आंसर है दोस्तों सी, विकिरण में गति नहीं करते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो विकिरण में गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 65 नंबर की ऊर्ध्वापातन पदार्थ है, तो ऊर्ध्वापातन कौन सा पदार्थ है जो आपसे पूछ रहा है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। ये सभी है जो कि ऊर्ध्वापातन है, कपूर भी, नेप्थोलीन भी, अमोनिया क्लोराइड भी है, सब ऊर्ध्वापातन पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो बर्फ का यानी बर्फ कब गलता है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु हो जाएगा दोस्तों 273 केल्विन पर बर्फ का गलनांक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, यानी 1 किलो कैलोरी कितना ऊष्मा मान होता है जो पूछा है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 42.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल होता है 1 किलो कैलोरी बराबर, तो 4.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। बोल रहा कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो पानी का त्रिगुआ त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, 273.16 केल्विन होता है पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु। 70 नंबर होगा, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें क्या हो जाएगा दोस्तों? 70 का डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएगी। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला हो जाएगा 71 नंबर, बोला है कि अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? समांतर कंपन करते हैं। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, तो कौन मदद करती है? तो सी, प्राश्रय प्राश्रय तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए मदद करती है। ओके ना? 73 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक किसके रूप में जानी जाती है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सुपर सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा 74 नंबर, बोल रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर बनते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो तरंग की आवृत्ति कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा सी, 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना? 133.33 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 75 नंबर, बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर सेकेंड है, मीटर सेकेंड इन्वर्स है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 10 सेकेंड लगेगा। कितना? 10 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, बोल रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो प्लंक के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? प्लंक के द्वारा प्रदान किया गया है। 77 का क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि किस लिए हरा दिखाई देता है? तो क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर प्रवर्तित करती है, इसलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि किस साल में गोले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो कब मापा था? तो 1676 में मापा था। कब? 1676 में इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो 1676 में। नेक्स्ट हो जाएगा, बोल रहा है कि एक मिनट, सूरज की रोशनी को उनके संघटक रोगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो कौन विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है, प्रिज्म। नेक्स्ट हो जाएगा, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका कारण है? तो किसका कारण है जो चम्मच टेढ़ा दिखता है? तो अपवर्तन का कारण है, जिससे हमें चम्मच
टेढ़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाएगा, रात के समय तारा का टिमटिमाने का कारण क्या होता है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? नेक्स्ट हो जाएगा, 82 नंबर बोल रहा है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या संबंध है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आर बराबर 2f, यही संबंध है, आर बराबर 2f। नेक्स्ट हो जाएगा, बोल रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो डी आंसर से हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 84 नंबर, बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण के प्रवर्तित पृष्ठों के माध्यम एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ए, जिसे ध्रुव कहते हैं यानी पोल। ओके ना। नेक्स्ट पूछ रहा है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा? आपका 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से दर्पण का सूत्र कौन सा है जो आपको कमेंट करके बताना है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए, चारों सही सही। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। ओके ना। इसमें से कौन सा आंसर है जो कि दर्पण का सही सूत्र है, कमेंट करके बता देना है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होता है। तो छवि का निर्माण दोस्तों एफ और सी के बीच निर्माण होता है। ओके ना, एफ और सी के बीच निर्माण होता है छवि का। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई दोस्तों धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट हो जाएगा 88 नंबर, बोला कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं दांत देखने में? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आभासी और बड़ा दिखाई देता है। छोटा दांत वहाँ पे बड़ा दिखाई देता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत के डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दृष्ट धारा के मामले में कौन है? तो दृष्ट धारा के मामले में दोस्तों धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, दृष्ट धारा के मामले में। अगला हो जाएगा 97 नंबर, बोल रहा है कि इकाई नो 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 97 नंबर डायरेक्ट कैसे आ गया? इधर भी तो जाना है, सॉरी। बोल रहा है 90 नंबर की वास्तविक रूप से पृथ्वी की धरती होती है, तो वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा डी, अनंत होती है पृथ्वी की धारिता। ओके ना। अगला हो जाएगा 91 नंबर, बोल रहा है कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक कैसी राशि जो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताना है। 92 नंबर, बोल रहा है कि दिक् परिवर्तक का उपयोग किस कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में उपयोग की जाती है धारा की दिशा बदलने के लिए। क्या? दिक् परिवर्तन का उपयोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ओके ना। अगला हो जाएगा 93 नंबर, बोल रहा है कि आर, R1, R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? तो इनके बीच का सही संबंध हो जाएगा दोस्तों एक, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। R बराबर R1 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 94 नंबर, बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वांजिकीय मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का वांजिकीय मात्रक क्या हो जाएगा? 94 का सही आंसर हो जाएगा बी, किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा का वांजिकीय मात्रक। नेक्स्ट हो जाएगा 95 नंबर, बोल रहा है कि विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है और यह कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 95 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर के सिद्धांत पर कार्य करती है और ये विद्युत विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों सी, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 97 नंबर, बोल रहा है कि इकाई वाट को
किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इकाई वाट को 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुना 1 एम्पीयर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इकाई वाट को। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में अणुचुम्बकीय पदार्थ है, तो निम्नलिखित में से अणुचुम्बकीय पदार्थ कैसा है? मतलब कौन-सा है जो आपसे पूछ रहा है, तो अणुचुम्बकीय पदार्थ कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? 99 का क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना, आपके होमवर्क के तौर पे है ये दोस्तों क्वेश्चन। ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों वेबर है। कौन? वेबर है जो कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो आपका वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए केमिस्ट्री का, यहाँ पे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा, बट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे नए थे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका केमिस्ट्री का पार्ट चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि महामैराथन क्लास इसका सारा पीडीएफ हम लोग कवर करेंगे, ताकि 2025 में वर्दी आपके सीने पे होंगे। ओके ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।